जय जिनेंद्र दोस्तों। आज मैं आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 43BH के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें अगर आपने अपने सप्लायर को विद इन टाइम लिमिट पेमेंट नहीं किया तो वह आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये प्रोविज़न क्या है, यह प्रोविज़न किसको एप्लीकेबल होता है, किसको एप्लीकेबल नहीं होता है, इसको हमको कैसे कंप्लाइंस करना है, उसको हम देखेंगे। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए। सेक्शन 43BH जब एप्लीकेबल होता है जब हम किसी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से मटेरियल या सर्विस ले रहे हैं। तो क्या सभी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर कवर होते हैं? जी नहीं, सिर्फ वही मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर इसमें कवर होते हैं जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं। अब यहाँ बात आती है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन होते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। और स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 10 करोड़ से कम हो और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। अब यहाँ पे बात यह आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सप्लायर या वेंडर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है। तो इसके लिए हमें अपने वेंडर से यह पूछना पड़ेगा कि क्या वह रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वह रजिस्टर्ड नहीं है तब तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर वह रजिस्टर्ड है तो हमें उससे रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेनी होगी, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि वह मैक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है या नहीं। अब हमें यहाँ यह पता चल जाता है कि हमारा सप्लायर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो यहाँ पे हमें उनको विद इन टाइम लिमिट पेमेंट करनी होगी। अब व्हाट इज टाइम लिमिट? तो यदि आपका सप्लायर के साथ एग्रीमेंट है तो जो भी एग्रीमेंट की डेट है उस टाइम लिमिट में आपको पेमेंट करनी होगी, पर वह टाइम लिमिट 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, यदि आपका एग्रीमेंट में 30 दिन का टाइम लिखा है तो आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, और यदि उसमें 60 दिन का टाइम लिखा है तो मैक्सिमम 45 डेज ही माना जाएगा, मतलब आप 45 दिन से लेट पेमेंट नहीं कर सकते। और यदि आपका एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको आपके सप्लायर को पेमेंट करना होगा। तो अब हम यहाँ पे यह देखते हैं कि 43B सबसेक्शन H में क्या लिखा है। यदि आपकी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2024 को, ध्यान से सुनिए, 31 मार्च 2024 को 15 दिन या 45 दिन से अधिक है तो उस कंडीशन में वह पूरा अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि यदि हमने इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर किया, मतलब 24-25 में किया, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में आपको उसका डिडक्शन 24-25 में मिलेगा, ना कि 23-24 में। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2023 में 10 लाख रुपए के गुड्स खरीदे और उसकी ड्यू डेट 45 दिन है, मतलब आपको 15 अगस्त तक इसकी पेमेंट करनी है। और आपने उसकी पेमेंट कब करी? 30 मार्च 2024 को। तो क्या यह डिसअलाउड होगा? नहीं, क्योंकि 43B सबसेक्शन H क्या कहता है कि 31 मार्च 2024 को कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग है और वह 45 दिन या 15 दिन से ऊपर है तो वो डिसअलाउड होगा। यहाँ पे 30 मार्च को पेमेंट हो गई, 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग 0 है, तो ये आपको अलाउ हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपको उसमें ब्याज देना पड़ेगा, बट ये 43B सबसेक्शन H में डिसअलाउ नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए के गुड्स खरीदे 20 मार्च 2024 को और इसकी टाइम लिमिट है 15 दिन की। तो क्या डेट आई? 5 अप्रैल 2024 तक आपको इसका पेमेंट करना है। आपने इसका पेमेंट किया 4 अप्रैल 2024 को। अब 31 मार्च में आउटस्टैंडिंग है। तो एक्ट क्या बोलता है कि अगर 31 मार्च 24 को कोई भी आउटस्टैंडिंग है और उसकी पेमेंट 15 दिन या 45 दिन से ऊपर होती है तो वह डिसअलाउ होगा। यहाँ इसकी पेमेंट आपने 4 अप्रैल को की, जो कि 15 दिन के अंदर है, तो यह आपको अक्रूवल बेसिस में अलाउ हो जाएगा, इसकी छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने इसकी पेमेंट 6 अप्रैल को करी, 5 अप्रैल में 15 दिन हुए थे, आपने 6 अप्रैल में करी, जो कि 15 दिन के बाहर है, तो यह अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा 43BH में और ये इनकम में ऐड होगा और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
कुल मिला के अगर 31 मार्च 24 में कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, भले उसकी ड्यू डेट 31 मार्च के बाद भी आ रही है, तो भी आपको उसका पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के अंदर करना है। अब हम जानते हैं कि यह सेक्शन किस किस को एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस वो होती है जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ज़्यादा हो और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो, तो इनको यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर आपका डीलर, सप्लायर, वेंडर अनरजिस्टर्ड है तो सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, अगर आपका सप्लायर ट्रेडर है, अगर ही इज प्योर ट्रेडर की गुड्स खरीदता है और गुड्स बेचता है, भले ही उसका रजिस्ट्रेशन MSME में हो तो भी यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा, यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रेजेंटिव स्कीम के अंदर फाइल करते हैं जैसे 44AD या 44ADA, तो यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। पांचवा, यदि आप असेट्स परचेज करते हैं तो भी यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक्सपेंस को डिसअलाउ करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं। एंड लास्ट, अगर आपकी कोई देनदारी ओपनिंग बैलेंस 1/4/23 को आ रही है तो यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस की देनदारी के लिए यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस में पूरा सार बताना चाहूँगा कि यदि आपने मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी गुड्स खरीदा या सर्विस ली और 31 मार्च 2024 को वह आउटस्टैंडिंग है और उसकी पेमेंट आप 15 दिन या 45 दिन के बाद कर रहे हो, तो सेक्शन 43B सबसेक्शन H में वह आपके इनकम में ऐड कर देगा और उसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।